तो आप अपनी कौन सी ब्रेन को एक्सरसाइज देंगे? अगर आप लेफ्ट, बिल्कुल सही, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करती है। चलिए, क्या आप जो लोग राइट हैंडर्स हैं अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं? क्यों? प्रैक्टिस नहीं है? और कोई रीजन? नहीं लिख सकते? इसका मतलब आप अपने राइट पैर से भी नहीं लिख सकते? आप राइट हैंडर्स हैं तो आप अपने राइट पैर से लिख सकते हैं। चलिए काम करिए, जमीन पे अपने राइट पैर के अंगूठे से अपना सिग्नेचर करने की कोशिश करिए। हो रहा है? चल रहा है ना पैर जैसे हाथ चलता है? चल रहा। तो जबकि आपने जब तक आपने कभी राइट पैर से लिखा नहीं है, उसके बावजूद आपका राइट पैर वैसे ही चल रहा है जैसे आपका राइट हैंड चलता है। आप लेफ्ट हैंड से ना लेफ्ट लेग से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब आप अपना राइट हैंड यूज करते रहे हैं तो आपकी लेफ्ट ब्रेन उस तरीके से एक्सरसाइज्ड है, डेवलप्ड है, इसलिए आप वही लेफ्ट ब्रेन आपकी राइट पैर को भी कंट्रोल कर रही है एंड आप उससे लिख पा रहे हैं। हेलो, अगर जो लोग लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो अपनी राइट ब्रेन को एक्सरसाइज देते हैं। कितनी बार आपने नोटिस किया है कि आप अपने बचपन के दोस्त से कई सालों बाद मिलते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने इसे कहीं देखा है बट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, होता है? या आप जब समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं फिर भी आप लोगों को सालों बाद पहचान जाते हैं, नाम जो नहीं बदले हम भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमसे हमारे पेरेंट्स ने और आप लोग अपने बच्चों से कहते हैं लिख लिख कर याद करो, क्यों कहते हैं? कुछ तो डिफरेंस आता है लेफ्ट उसमें याद करने में, बोल के याद करने में और लिख के याद करने में। बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ जो हमारी लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी लॉजिकल ब्रेन है और टेम्पररी ब्रेन है। जो चीजें लेफ्ट ब्रेन में सेव होती हैं वो कुछ समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। उसी तरह जो चीज राइट ब्रेन में सेव होती है वो ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती है। एक दूसरी चीज, लेफ्ट ब्रेन हमारी लॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन हमारी आर्टिस्टिक ब्रेन है। इसलिए लोगों के चेहरे, आर्टिस्टिक पिक्चर राइट ब्रेन में सेव होता है, परमानेंट है, इसलिए ज्यादा समय तक रहता है। जब हम लिखकर याद करते हैं तो उसकी इमेज बनती है, वो राइट ब्रेन में सेव होती है, वो परमानेंट है, ज्यादा समय तक रहती है। जब हम बोल बोल के याद करते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन में सेव होती है, कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो लोग लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनको वो ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। नीचे में आप देखेंगे जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, वहां पे आपको लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा दिखाई देते हैं, वेयरएज लॉजिकल रीजनिंग्स में राइट हैंडर्स ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। कई बार हमारे घरों में प्रथा है कि कोई बच्चा जब लेफ्ट हैंडर होता है तो उसको जबरदस्ती राइट हैंडर बना देते हैं बचपन में। वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसके कोर्टेक्स जो है वो ऑलरेडी राइट साइड में है। हमने उसको जबरदस्ती राइट हैंडर बनाने की कोशिश करी है, वो एक पार्ट है। बट अबैकस में हमारा पर्पस है, हम अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट एंड राइट हैंड को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों ब्रेन्स, लेफ्ट एंड राइट को एक्सरसाइज मिले। हमारी आर्टिस्टिक ब्रेन भी, हमारी लॉजिकल ब्रेन भी, हमारी टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों डेवलप हो। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा जना है जो योगा करता है या योगा के बारे में जानता है? आप जानते हैं? और कोई? योगा में मुद्राएं होती हैं, कोई बता सकता है ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? एग्जैक्टली आप स्कूल में करते हो योगा? ओके, तो योगा में ज्ञान मुद्रा, हम इन दोनों को, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, शून्य मुद्रा, थंब और मिडिल फिंगर, ये करते हैं। ज्ञान मुद्रा से क्या होता है? ज्ञान मुद्रा से कंसंट्रेशन बढ़ती है। उसी तरह जो हमारी शून्य मुद्रा है उससे हमारी अलर्टनेस बढ़ती है। कंसंट्रेशन इज नथिंग बट कॉग्निटिव स्किल। कारण ये है कि जो हमारा थंब और हमारा इंडेक्स फिंगर की जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो सीधा हमारे ब्रेन के उन हिस्सों से जुड़ी हुई हैं जो कंसंट्रेशन या कॉग्निटिव स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली मिडिल फिंगर, प्रीफ्रंटल, पोस्टफ्रंटल और टेम्पोरल 3 लोब्स होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं, और उनके जब उनको स्टिमुलेशन मिलता है तो हमारी ये सारी स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अबैकस में भी हम ये 3 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की और ये 3 फिंगर्स राइट हैंड की यूज़ करते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड राइट दोनों यूज़ करेंगे और इन तीनों फिंगर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। अब आपने देखा कि बच्चों को, जब बच्चों से कैलकुलेशंस करने के लिए कह रहा था तो क्या कर रहे थे? इस तरह का मूवमेंट आ रहा था। नाउ इट इज जस्ट दैट कि उन्होंने अबैकस को अपने सामने एज्यूम कर रखा है।
और उस पर वो उंगलियां चला रहे थे। आप किसी छोटे बच्चे से कहते हैं 2+2 करो तो कैसे करता है? धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो आपसे अगर मैं पूछूंगा 2+2 तो आप ऐसे करोगे? नहीं करोगे, आपको सीधा पता है आंसर। उसी तरह जब ये बच्चे भी कर रहे हैं तो वो अबैकस को सामने एज्यूम करें, धीरे धीरे इन्हें अबैकस को एज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके हाथ का मूवमेंट आपको दिखाई भी नहीं देगा और ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तीसरी चीज़, कई बार ये सवाल उठता है कि अबैकस एक जब हम कराते हैं, हम बच्चों को ऐसी ट्रिक्स कराते हैं जिसकी वजह से बच्चे ये क्वेश्चंस कर पाते हैं। नाउ अबैकस के लिए हम बहुत क्लियरली कहते हैं कि ये 6 से 13 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। अगर ये ट्रिक्स होती तो मैं और आप ही कर सकते थे। हम 13 साल से बड़े बच्चों को अगर ये सिखाएंगे तो जिस स्पीड से, जिस एबिलिटी से ये बच्चे कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अगर आज हम अनु मैम से कहें इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ये सीख चुकी है, अगर इनसे कहें कि इसकी आधी स्पीड से भी कर लें तो ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग 16 साल के कहीं बाद जाकर हुई है। कारण ये है कि हमारी मैं आपको सिंपल में कहता हूँ, जैसे हमारी हाइट बढ़ने की एक एज है, 15-16 साल तक की एज तक हमारी हाइट बढ़ सकती है। तब तक आप बच्चों को लटकाएं, उन्हें टॉनिक पिलाएं, शायद उसका फ़र्क पड़ता है। आज हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्या हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी जो बॉडी की मोटर स्किल्स हैं या नर्व्स हैं वो एक सर्टेन एज तक उस तरह मैच्योर हो चुकी होती हैं और उसके बाद हम उसको नहीं इम्प्रूव कर सकते। सेम चीज़ हमारी ब्रेन के साथ है। तो हमारी ब्रेन की जो ग्रोथ न्यूरॉन्स, बिल्कुल एग्जैक्टली मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो 15 साल की एज तक होता है। क्योंकि ये 2 साल का प्रोग्राम है, 13 साल के बच्चे जब ज्वाइन करते हैं तो 15 तक उसे ख़त्म करेंगे और जो भी उनके बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट होना है वो इस एज तक हो सकता है, उसके बाद नहीं हो पाता। इसलिए 13 साल से बड़े बच्चों को नहीं लेते हैं। तो ये अबैकस प्रोग्राम की साइंस है कि हम अबैकस ये अबैकस टूल है जो बच्चों को मिलेगा। इस पे बच्चे सॉल्व करेंगे, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी दोनों हाथों की फर्स्ट 3 थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, 6 फिंगर जिसे हम कह सकते हैं। और मैथ्स के छोटे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बच्चे छोटे क्वेश्चंस मेंटली करने लगेंगे, जैसे आपने इनको देखा सॉल्व करते हुए, ये मेंटली कर रहे थे। और जैसे जैसे आगे के लेवल्स में जाएंगे, छोटे क्वेश्चन से मेंटली करेंगे, बड़े लेवल्स अबैकस पे करेंगे, और हायर लेवल्स पे जाएंगे और बड़े क्वेश्चन, जैसे तनिषी के साथ आपने देखा, मैंने उसको डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट के क्वेश्चंस दिए तो उतनी ही देर में वो बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही है। यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो उसका माइंड प्रोसेस कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है। सो टोटल जो ये प्रोग्राम है वो हमने 9 लेवल्स में डिवाइड किया है, 1 to 9। और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उनके लिए एक 0 लेवल जो कि फाउंडेशन लेवल है वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इफेक्टिवली 1 to 9, और छोटे बच्चे हैं तो 0 to 9। और एक लेवल लगभग 3 महीने लेता है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिवाली, दशहरा, बच्चों घर में फंक्शंस को करते हुए 3 महीने की जगह 3 महीने 1-2 हफ्ते एक्सटेंड हो जाता है। सो 9 लेवल्स इंटू 3 मंथ्स इज अबाउट 27 मंथ। तो 27 महीने का ये प्रोग्राम है जो बच्चे करते हैं। नाउ अगर बच्चों की मेंटल एबिलिटीज अच्छी हो गई तो क्या सिर्फ मैथ्स में ही फर्क पड़ेगा? लाइफ के हर एस्पेक्ट में फर्क पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि हमने पढ़ाने का माध्यम मैथमेटिक्स को रखा है और मैथमेटिक्स की मदद से ही हम ये जज कर रहे हैं कि बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट आया। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे मैथ्स प्रोग्राम समझते हैं। मैथ्स तो इम्प्रूव हो ही जाएगी जब बच्चे मैथ्स की कैलकुलेशंस करेंगे, तो मैथ्स तो एक प्रोडक्ट है, बाकी सब चीज़ जो ज़िंदगी में बच्चे करेंगे उसमें उनको फ़र्क पड़ेगा। और आप इस चीज़ से वो यू विल बी एग्री टू मी कि अगर जितना आज की लाइफ में कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर किसी बच्चे के पास एक एडेड टूल, एक एडेड एडवांटेज है तो उन्हें कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा ही करेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में जो इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम है उसमें से लगभग 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से 11 प्लेयर्स जो हैं पास्ट में अबैकस स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि वो उन्हें मैथ्स में बेनिफिट दे रहा है, वो उनके हर एस्पेक्ट में। आप आज ऑब्वियसली हम लोगों के बड़े बड़े वो एड्स नहीं आते जिसमें IIT और JEE के स्टूडेंट्स के वो आते हैं ना अखबारों में 95%, 98%। आप अगर दिल्ली और इन सब शहरों के बच्चों में इनकी अगर पास में हिस्ट्री देखेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों ने अबैकस अपनी लाइफ में ज़रूर किया हुआ है। सो उनको व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि एक बार बच्चे ने अबैकस सीख लिया तो ये स्किल उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। ऐसा नहीं है कि जब तक बच्चे कर रहे हैं तभी तक रहेगा।
क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे बाद में केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं उसमें भी मैथ्स आएगा, बाद में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब भी मैथ्स आएगा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तब भी मैथ्स आएगा। हर स्फेयर में आप अगर डॉक्टर भी हैं तो भी कुछ ना कुछ रोज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर ही रहे होंगे। तो मैथ्स हर तरीके से लाइफ में यूज होती रहेगी और आप उस प्रैक्टिस में हमेशा रहेंगे। ओके, अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन जैसे दिखा इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के क्या इंस्ट्रूमेंट है वो? सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है। हमें एक्सरसाइज करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उससे हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास प्रैक्टिस करने के टूल्स बहुत हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस कि जैसे नंबर मैंने बोला, इसी तरह शीट्स में अगर बच्चों को मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन्हें सॉल्व करना है, तो फिजिकल शीट में तो कोई चेक करने वाला चाहिए, कोई पेरेंट या टीचर चेक करें। वो नहीं समय होता पेरेंट्स के पास कि हम चेक कर सके। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर्स में जिसमें बच्चे क्वेश्चंस उन्हें अपने आप आते रहेंगे, बच्चे आंसर लिखेंगे, वो बता देगा सही गलत है। तो टूल्स बहुत सारे हैं इन द सेंस प्रैक्टिस के लिए, लेकिन सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही टूल है और इसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इससे जैसे बड़े आपने 3 डिजिट के दिए, वो 3 डिजिट के कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैम? बड़ा पैकेज से बोल नहीं आ सकता ना, तो दिखेगा नहीं। चलिए यही दिखा दो, वही दिखा दो, वही वहाँ से आपको दिखेगा नहीं ना। दिखेगा। आ जाओ। नहीं, बड़ा वाला। इससे ही हो जाएगा। चलिए छोटी करा दो। करिए, तनिष आप बता दो। सर बोलिए कोई नंबर। 2 डिजिट में 3 में कैसे बोलिए? अब अबैकस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बड़े कर लेंगे। प्लस होगा या प्लस बोलिए, माइनस बोलिए, कुछ भी बोलिए। प्लस होगा? नहीं, आप अगर आप कैसा भी नंबर बोल सकते हैं। जैसे चलो मैं बोलता हूँ 346 413 माइनस 251 134 माइनस 361 251 ओके। बच्चों को नंबर्स पढ़ाने का क्या तरीका है? नहीं, सबसे पहला सवाल, नंबर्स पढ़ाने का क्या तरीका है? आप बच्चों को गिनती कैसे सिखा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है बच्चों को 1 to 9 सिखाने का। बच्चों खिलौने से सिखाई जा सकती है। खिलौना ठीक है, कैसे? काउंटिंग से। आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की मदद से ही नंबर सिखा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई काउंटिंग उंगलियों पे करता है, कोई काउंटिंग बलून्स, कोई बॉल्स, कोई काइट, कोई आइसक्रीम, कोई एप्पल्स, कोई ऑरेंजेस। सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग ही एक ही तरीका है। अगर मुझे किसी को बताना है कि 2 क्या होता है, तो या तो मैं उसे 2 एप्पल सिखाऊंगा या 2 बॉल सिखाऊंगा। और कोई तरीका 2 बताने का, 3 बताने का नहीं। अबैकस में भी हम काउंट ही कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है हम बीट्स को काउंट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा सवाल, हम बड़े नंबर्स कैसे सिखाते हैं? जो आपने बोला 1s, 10s, 100s। यहाँ पे भी हमारे ये 1s रॉड है, ये 10s रॉड है, ये 100s रॉड है। तो अगर मैं चाहूँ तो 3, 6, 9 डिजिट तक तो मैं जा सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैं 17 डिजिट तक जा सकता हूँ। 17 डिजिट्स के लंबे नंबर्स तो बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों को 3, 4, 5 डिजिट्स तक की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हमारे पास बहुत डिफरेंस है। ये हमारे डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्लासिकल या कन्वेंशनल मेथड है काउंटिंग का, अबैकस में भी हम वही यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 जो स्टैंडर्ड डिजिट अब हमारी डेसिमल लाइन सिस्टम है, हम वही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? हम कंफ्यूज होने के लिए कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ काउंटिंग ही तो कर रहे हैं। बट काउंटिंग करते करते हम जो ये अपनी 6 फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे हम उनकी ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि उनकी ये मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो और वो बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़ी बड़ी चीज़ें विजुअलाइज कर पाएँ। मेरे पास अभी बड़ा बैकस नहीं है। जब हम उधर सेंटर पे जाएंगे तो मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा कि कैसे इस पे नंबर्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नाउ कॉग्निटो
एज अ कंपनी वी वर लॉन्च इन जनवरी 2020, लॉकडाउन से जस्ट 2 महीने पहले कॉग्निटो लॉन्च हुआ था. एंड बुक्स So these are our books for level 1. What we call them is blue book and the red book. Why we are using blue book and red book? तो इसको हम कहते हैं alternate workbook methodology. ये workbooks हैं. बच्चे जब हमारी क्लास में पहली क्लास में आएंगे तो उनका जो क्लास वर्क है वो ब्लू बुक में होगा, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट टॉपिक उन्होंने पढ़ा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होमवर्क रेड बुक में होगा. क्योंकि ब्लू बुक में मैम ने जो भी क्लास वर्क कराया ये बुक मैम ले लेंगी करेक्शन के लिए. अब बच्चों के पास घर पे सिर्फ रेड बुक है, इस पे वो होमवर्क करेंगे उसी टॉपिक का, और अगली क्लास का क्लास वर्क वो इस बुक में होगा. फिर ये बुक मैम चेकिंग के लिए ले लेंगी और ब्लू बुक बच्चों के पास वापस आ जाएगी, उसमें उनका होमवर्क और क्लास वर्क होगा. कई बार होता है कि टीचर ने होमवर्क दिया और हम किताब तो कॉपी की मैम के पास चेकिंग के लिए गई हुई है, तो बच्चे होमवर्क कहाँ करेंगे. तो इसलिए जो 2 बुक्स का कंसेप्ट है रेड बुक एंड ब्लू बुक, वो इसीलिए बनाया गया है कि एक बुक अगर मैम के पास चेकिंग के लिए है तो उस हफ्ते का होमवर्क और अगले हफ्ते का क्लास वर्क दूसरी बुक में होगा. तो इसलिए पहली बुक दूसरी बुक इस तरीके से चलेगा. सो दैट इज़ व्हाई वी हैव डिसाइडेड रेड बुक एंड ब्लू बुक. एंड हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है व्हाइल डिज़ाइनिंग द बुक. रेड एंड ब्लू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर्स फॉर लर्निंग. अगर आप हार्वर्ड स्कूल की बेस्ट कलर्स फॉर लर्निंग देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने क्लियरली लिखा है कि रेड कलर एंड ब्लू कलर जब हम रिपीटेटिव लर्निंग करते हैं तो सबसे बेस्ट कलर्स होते हैं, बच्चों के माइंड को स्टिमुलेट करते हैं. तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अब सोचते नहीं है कि रेड कलर की क्यों रखी है, ग्रीन की क्यों नहीं रखी. उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकें और बच्चों को बेटर रिजल्ट मिल सके. दिस इज आवर बुक व्हाट वी कॉल एज द लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस बुक. जैसे मैंने अभी बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे, दे वर नथिंग बट लिसनिंग स्किल्स. जो ओरली पूछे गए, वर्बली पूछे गए, उनकी लिसनिंग स्किल्स को चेक किया गया कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस वो कर सकते हैं. सो दिस बुक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें अलग अलग साइजेस के क्वेश्चन है, 1 डिजिट 5 रोज से लेके एनी लेंथ ऑफ नंबर्स. इसके आंसर्स इसी बुक्स में लिखे हुए हैं. इसको पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस कराने के लिए, और ऑब्वियसली सेंटर में यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इस बुक के बाहर से भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो ये रैंडम नंबर्स हैं. मैंने जो नंबर्स पूछे ऐसा नहीं कि 351 के बाद 451 क्यों पूछा. आई कुड हैव आस्क्ड 452 आल्सो, आई कुड हैव आस्क्ड एनी अदर नंबर. इट इज़ जस्ट कि मुझे कुछ पूछना था, मैंने कोई नंबर्स पूछे. आप इस तरह से कोई भी नंबर्स से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं. नाउ पूरे प्रोग्राम का सिर्फ एक गुरु मंत्र है. गुरु मंत्र इन द सेंस कि क्या हमारा बच्चा भी ऐसे ही कर पाएगा जैसे ये बच्चे कर पा रहे हैं. और इसका सिर्फ एक ही आंसर है. बच्चा हमारे पास सेंटर पे हफ्ते में 1 दिन आता है 2 घंटे के लिए. हम उसे जो भी होमवर्क देते हैं 4-5 पेज का, हम चाहते हैं कि बच्चा रोज़ 10 मिनट प्रैक्टिस करे. अगर डॉक्टर आपको एक दवाई देता है 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाने के लिए 3 दिन के लिए, तो क्या आप 9 गोलियां एक साथ खा सकते हो? फ़ायदा तभी करेगी अगर आप 3 दिन सुबह दोपहर शाम वो दवाई खाते हैं. अगर आप अगर आप 9 गोलियां एक साथ खा लेंगे तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे. आप अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और रोज़ 2 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा करेगा. लेकिन अगर आप ये सोचें मैं सिर्फ संडे को 25 किलोमीटर का एक वॉक कर लूँगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ थकान होगी और पैरों में दर्द होगा. तो जब आप किसी चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डेली उसको थोड़ा थोड़ा करें, और विच इज़ 10 मिनट्स. उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं. हर बच्चे के पास 10 मिनट ज़रूर हैं, चाहे वो कितना ही बिजी हो. तो वैसे भी छोटे बच्चे हैं, 10th का भी बच्चा होता है तो भी हम कहते हैं कि 10 मिनट हर बच्चे के पास है. और अगर हम ये आज 10 मिनट इन्वेस्ट करते हैं तो बिलीव मी, जब बाद में बड़े क्लासेस में पहुंचेंगे और उन्हें 3 घंटे के पेपर्स करने होंगे, ये 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में, 2.25 घंटे में भी अगर पेपर्स निपटा लेते हैं अपने, 15 मिनट इन्हें रिवीजन के मिल जाते हैं तो भी इनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा अगर इनको रिवीजन के 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए. तो पूरे प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि डेली बच्चों को 10 मिनट प्रैक्टिस कर. समर वेकेशंस होती हैं जब बच्चों की, तो स्कूल होमवर्क देता है. हम कैसे करते हैं होमवर्क? डेली जून के पहले 1 हफ्ते में बच्चों से कहा जाता है 1 हफ्ते में सारा होमवर्क निपटाओ और उसके बाद पूरे महीने की छुट्टी. करते हैं?
फिर घूमने चलेंगे, तो पर्पस ऑफ होमवर्क डिफीट कर देते हैं। क्यों? जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं और बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता हो। अगर बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क करे तो समर वेकेशन के होमवर्क का फायदा भी होगा, और जब बच्चे स्कूल खुलेगा और स्कूल जाएंगे तो उनका दिमाग पढ़ाई से हटा हुआ नहीं होगा। 10 दिन तो उन्हें पढ़ाई में वापस आने में लग जाते हैं। लॉकडाउन के बाद जब बच्चे स्कूल गए हैं तो कितने महीने लग गए बच्चों को वापस ढर्रे पे आने में। आज की तारीख में ज्यादातर बच्चे 2 घंटे का एग्जाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साल में उन्हें लिखने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डेली प्रैक्टिस 10 मिनट्स की ज़रूर करें। अगर आप 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि विद इन 4 to 5 मंथ्स आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपने बच्चों की परफॉर्मेंस में आने लगेगा। ये स्थिति ऑब्वियसली 4 महीने में नहीं आएगी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, आपको लगे तो फालतू का क्वेश्चन है, स्टूपिड क्वेश्चन है, डोंट वरी, आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन? इधर से मैम कोई क्वेश्चन? ज्यादातर क्वेश्चंस तभी नहीं आते या तो कुछ समझ नहीं आया या सब